पत्रकारों की भी सुनो सरकार। लोकतंत्र की सफलता और असफलता पत्रकारिता पर निर्भर करती है, क्योंकि पत्रकार ही सत्ता में बैठे लोगों को सच का आईना दिखाता है। जनता की आवाज को सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों तक पहुंचाता है। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है, जनता पर हो रहे जुल्म की आवाज उठाता है। लोकतंत्र का चौथा खंभा है, लेकिन गहरे अंधेरे से भी पत्रकार सच्चाई की रोशनी निकाल कर लाता है। जिस देश की पत्रकारिता जितनी मजबूत है, उस देश में लोकतंत्र उतना ही फलता फूलता है। लेकिन जब पत्रकारों को सच कहने की सजा दी जाने लगे, जब पत्रकार सच दिखाने के लिए जेल जाना पड़े उसे, तो सवाल बनता है। शासन में बैठे लोगों से सवाल तो बनता है, प्रशासन से भी बनता है, जिनकी नाकामी दिखाने पर पत्रकार पर मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। और सवाल तो बनता है, आखिर समाज की हकीकत सामने लाने वालों को जान का खतरा क्यों है? आखिर क्यों सरकार के खिलाफ खबरें दिखाने पर पत्रकारों के ऊपर मुकदमे ठोक दिए जाते हैं? क्या सच्चाई का इनाम जेल है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज। पत्रकारों की बात आखिर क्यों सरकार नहीं सुन रही? आखिर पत्रकारों की कौन सी ऐसी बात है जो सरकार को चुभ रही है, जिसकी वजह से पत्रकारों को आए दिन जेल जाना पड़ता है, आए दिन उनके ऊपर अलग अलग मुकदमे ठोके जाते हैं? आपको बता दें कि जिस समाज में पत्रकार जितना निर्भीक होता है, पत्रकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितनी अधिक होती है, उस देश का विकास भी उतना अधिक होता है। ये जनता की आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक, सत्ता तक लोगों की मांग को पहुंचाते हैं। लेकिन इसी पत्रकार समुदाय के लोगों पर सरकार की बेरुखी, प्रशासन मुकदमे ठोक रहा है और माफियाओं से इनकी जान को खतरा है। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता किस तरीके से की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन पत्रकार जाए तो जाए कहाँ? सच के साथ खड़े होने की कीमत आजकल आज़ाद बोल की कीमत आजकल गोली से चुकानी पड़ रही है पत्रकारों को। अगर पत्रकार माफिया के खिलाफ खबर दिखाएगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। प्रशासन की नाकामियां गिनवाएगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और सरकार के नीतियों के खिलाफ कुछ लिखेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। आज की पत्रकारिता की हकीकत यही है। एक समय था जब हिंदुस्तान में पत्रकारिता पेशे से ज़्यादा ईमान थी, लेकिन आज कल पत्रकारिता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बबलू चक्रवर्ती लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी लाइव जुड़ चुके हैं, और विवेक मिश्रा। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर पत्रकारों की आवाज़ को क्यों दबाया जाता है, आखिर सरकार पत्रकारों की बातों को क्यों नहीं सुनती है, उनके ऊपर क्यों गलत मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। बबलू चक्रवर्ती जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और एक लंबा समय आपने पत्रकारिता जगत में निकाला है। आपको क्या लगता है वर्तमान समय में पत्रकारों की जो स्थिति है, किसी भी खबर को दिखाने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ लोकमंच चैनल के समस्त टीम को, और जो हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु, कि आज ये महत्वपूर्ण मुद्दा, पत्रकारों की पीड़ा का मुद्दा लोकमंच ने उठाया। इसके लिए बधाई की पात्र है लोकमंच टीम, और धन्यवाद देता हूँ उन सभी एसोसिएशनों का, वरिष्ठ पत्रकारों का, जिनके बीच में बैठा हुआ हूँ। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ पत्रकारों की पीड़ा से संबंधित। देखिए, मुझे 21 साल की पत्रकारिता करते हुए हो गया। शुरुआती पत्रकारिता में बहुत जोखिम उठाए थे मैंने भी, और वास्तविक पत्रकारिता में जो जोखिम उठाने पड़ रहे हैं वो किसी और की देन नहीं, हमारे देश में चल रहे अनगिनत संगठनों की देन है। जितने संगठन चल रहे हैं देश में, कोई भी संगठन पत्रकारों की पीड़ा पर आगे नहीं आता है। अगर सरकार इसकी अनदेखी कर रही है तो हमारे संगठन भी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। संगठनों को सर आवाज उठानी चाहिए, तो एक मंच पे आना चाहिए। सैकड़ों संगठन हमने आज देश में सिर्फ एक पत्रकार समाज के ही देखे हैं, अदरवाइज किसी भी समाज में किसी भी क्षेत्र में हमने अलग अलग संगठन नहीं देखे। हमें इन संगठनों को एक मर्ज करना चाहिए, एक मंच पे लाना चाहिए, तभी हमारे पत्रकारों का उत्पीड़न रुक सकता है, तभी हम सरकार से इस मुद्दे पर लड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर मांग कर सकते हैं
कि पत्रकारों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। आखिर इस पे बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आप सही कह रहे हैं कि जब तक सभी संस्थान एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक शायद आवाज जो है वो नहीं सरकार तक, सत्ता तक पहुंचेगी। लेकिन कौन ये काम करेगा सभी पत्रकारों को एक मंच पर लाने का? सबसे बड़ी बात तो मैम ये है कि ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हम अगर देखते हैं तो बारी बारी करके हमारे पत्रकारों साथियों का, हमारे पत्रकार परिवार का, हमारे पत्रकार समाज का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। आज किसी छोटे स्तर का पत्रकार का उत्पीड़न होता है, कल बड़े स्तर के पत्रकार का उत्पीड़न होता है। ताजा मामला में आपको दिखाए, आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि ताजा मामला इतना बड़ा हुआ है कि इस पत्रकार की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, प्रतापगढ़ में माफिया के खिलाफ खबर चलाने के बाद पत्रकार की मौत हो जाती है। जी जी, तो पत्रकार ने खबर चलाने के पीछे अपनी जान दे दी। क्या कब हम आखिर चेतेंगे? हम कब चेतेंगे? हमारे देश के संगठन कब चेतेंगे? हमारे देश की सरकारें आखिर कब चेतेंगी? कब तक हम अपना भी कुर्बानियां देते रहेंगे? आखिर हम इस पर क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं गंभीर बनते? इस पर हमें विशेष तौर पर हर व्यक्ति की, हर पत्रकार की जिम्मेदारी है, हर संस्थान की जिम्मेदारी है, हर संगठन की जिम्मेदारी है, और उसके बाद सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सरकार जब सरकारें बनती हैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को बोलते हैं अपना स्वार्थ निकालने के लिए। लेकिन चौथा स्तंभ मीडिया को कहाँ रखा है? 3 स्तंभों को जो सुविधाएं सुरक्षा दी जाती है, क्या चौथे स्तंभ को वो सुविधा सुरक्षा दी जाती है? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ एक लोकमंच चैनल के माध्यम से कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, सरकार की योजनाओं को, जनता की पीड़ा को सरकार तक रखती है मीडिया, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हैं सब लोग। क्या 3 स्तंभों की भाग इस चौथे स्तंभ को वो सुविधा सुरक्षा मिलती है? विधायिका का, न्यायपालिका, कार्यपालिका का हर सुविधा सुरक्षा से लैस है, लेकिन हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे हम अपने आप चौथा स्तंभ मानते हैं, क्या वो इस सुविधा सुरक्षा से छूटा नहीं है? बिल्कुल बबलू चक्रवर्ती जी, एक बड़ा सवाल है कि पत्रकारिता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। लेकिन प्रभात त्रिपाठी जी, आपने अभी बबलू चक्रवर्ती को सुना, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो पत्रकार संगठन ही है। लोग आवाज नहीं उठाते, थोड़े दिनों में मुद्दा शांत हो जाता है जब भी किसी पत्रकार के साथ या तो उसकी हत्या होती है या उसके साथ ज्यादती होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि खुद के ही संस्थान या फिर मीडिया संस्थान अपने ही लोगों के लिए आवाज नहीं उठा पाती? क्या कोई लूप है बीच में जिसकी वजह से पत्रकारों के साथ ऐसा भेदभाव होता है? देखिए अलका जी, हम जितने भी पत्रकार हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो तहसील स्तर से हो, चाहे वो राज्य मुख्यालय प्रदेश में बैठे हुए पत्रकार हो या दिल्ली के अंदर राजधानी में हो, सवाल इस बात का है कि पत्रकारिता पहले मिशन के लिए होती थी, अब पत्रकारिता व्यवसायिक होने लगी है। जब से पत्रकारिता व्यवसायिक होने लगी है, हम आप पत्रकारों का ये हाल हो गया है कि चाहे वो राजनेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चौथा स्तंभ पूरी तरीके से समाप्त होता जा रहा है। और इसमें हमें भी अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा कि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की आईडी या फर्जी कार्ड लेके और जाते हैं वसूली करने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं 3 दशक के ऊपर मुझे पत्रकारिता हो गई है और आज तक मैंने न कभी सरकार से समझौता किया है, न कभी किसी ब्यूरोक्रेट से समझौता किया है। पत्रकारिता जो मिशन के लिए जानी जाती थी वो अब व्यवसायिक हो गई है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जो संगठनों की बात कही, देश के अंदर IFWJ, NUJ 2 बहुत बड़े संगठन थे, लेकिन इन संगठनों ने कोई भी काम पत्रकारिता के हित में नहीं किया। ये इन्होंने अपने व्यक्तिगत हित साधे इन्होंने, और व्यक्तिगत हित साधे। आप यकीन नहीं करेंगी कि हमारी जो संस्थाएं बनी हैं उसमें बहुत से दर्जी हैं, बहुत से टेलर हैं, बहुत से वकील हैं, बहुत से प्रेस करने वाले लोग हैं जो उस संगठन के पदाधिकारी हैं। आप अभी जाइए बार एसोसिएशन में, आप कोई भी पत्रकार बार एसोसिएशन का मेंबर नहीं बन सकता है, लेकिन बहुत से वकील हमारे पत्रकारों के एसोसिएशन में मेंबर बने हुए हैं। तो जो ये खामियां हैं हमारे संगठनों की, और सबसे बड़ी चीज जो देश के अंदर हमारा प्रेस काउंसिल बना हुआ है, प्रेस काउंसिल को कोई अधिकार नहीं है। प्रेस काउंसिल से रिकमेंड कर सकता है डीएम या सरकार को कि किसी पत्रकार के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उसको आप देख लीजिए। जब तक हमारी प्रेस काउंसिल को सशक्त और मजबूत नहीं बनाया जाएगा, उसको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे कि वो दंडित करने के अधिकार हो उनके पास, प्रेस काउंसिल के चेयरमैन को,
कि अगर जिस राज्य में, जिस जिले में पत्रकार के ऊपर उत्पीड़न होता है, उसको सीधे सीधे सजा देने का अधिकार हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए अलका जी, कि आज पत्रकारिता की जो स्थिति हो रही है, कांड हुआ या जो भी हुआ, मालिक और पत्रकार के बीच का जो अंतर आ गया है। मालिक जो सरकार से बड़े विज्ञापन या बड़े लेके वो अपने पत्रकारों को, जो पत्रकार लिखते हैं, कदम चलाते हैं, जो सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, उन पत्रकारों का लिखने के बाद, खबर दिखाने के बाद मालिक ही उनका साथ छोड़ देता है और वो सीधे सरकार का कम्प्रोमाइज कर देता है। तो जब तक ये स्थितियां हमारी मीडिया में रहेंगी, हमारी आपकी यही स्थिति होगी और पत्रकार मारे जाएंगे। सबसे बड़ी चीज क्या, कई दिनों से हम लोग पत्रकार सुरक्षा गारंटी कानून मांग रहे हैं। केंद्र की प्रकाश जावड़ेकर सरकार, केंद्र की मोदी सरकार इस कानून को लागू नहीं कर रही है। कहते हमारे योगी आदित्यनाथ कहते जरूर है कि आदेश फरमान जारी कर देते हैं, कोई भी पत्रकार के ऊपर हुआ तो वहाँ का डीएमओ एसपी जिम्मेदार होगा, लेकिन सर सीएम और पीएम ये आदेश तो दे देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार की तरफ से ही पत्रकारों के ऊपर मुकदमे ठोके जाते हैं। अगर बीजेपी सरकार के खिलाफ पत्रकार कुछ दिखा देते हैं, जमीनी हकीकत दिखा देते हैं, लोगों की परेशानियां दिखा देते हैं, तो पत्रकारों के ऊपर मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। बिजनौर इसका उदाहरण है, पीएम मोदी का अडॉप्ट किया गाँव इस बात का उदाहरण है। अलका जी, निश्चित तौर पे मैं इसका गवाह हूँ। एक बार मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ पे एक पत्रकार की मायावती ने बेइज्जती कर दी। सारे पत्रकार, मैं कुछ पत्रकार बायकाट करके चले आए, बाकी कुछ पत्रकार मैनेज होकर वहाँ भोजन करने लगे। ये 2 दशक पहले की बात है। जब पत्रकार बटे होंगे, पत्रकार सत्ताधारी पार्टी के या विपक्ष के पत्रकार होंगे, तब तक पत्रकारों के साथ यही हाल होगा। आपकी आइडेंटिफिकेशन किसी सरकार या किसी पार्टी के बीच में नहीं होनी चाहिए। पत्रकार पत्रकार होता है। पत्रकार को विषम समाज में जागरूकता के लिए पत्रकार की कलम चलती है कि समाज में अगर कोई उत्पीड़न हो रहा है या सरकार कोई गलत काम कर रही है, उसको आप सत्ता के बीच सामने रखिए। लेकिन बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो आपको थाने में बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे, वहाँ पे वो अपने सुरा सुंदरी इस्तेमाल करेंगे और ब्लैक मेलिंग शुरू कर देंगे। तो जब आप ये स्थिति करेंगे तो आपके ऊपर हमले होंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे पत्रकारों के अंदर एकता नहीं है। हम लोग तहसील के पत्रकार को छोटा पत्रकार मानते हैं। मैं राज्य मुख्यालय का मानता प्राप्त पत्रकारों में लखनऊ में बैठा हुआ हूँ। मेरे पास अगर कोई जिले का पत्रकार आएगा, मैं उसकी समस्या नहीं देखूंगा। हमारी मानता समिति बनी हुई है, वो सिर्फ सरकार के साथ मैनेज हो जाती है। अगर उसका अध्यक्ष कोई निर्वाचित होता है, सेक्रेटरी निर्वाचित होता है, सरकार उसको बुला लेती है और उसको समझ लेती है। बाकी पत्रकारों का उत्पीड़न जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब तक ये स्थितियां होंगी, तब तक सरकार और ब्यूरोक्रेट हावी रहेंगे। मैं पत्रकार सुरक्षा गारंटी कानून की मांग करता हूँ आपके लोकमंच चैनल से कि आखिर ये पत्रकारों के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है, आखिर ये कवच क्यों नहीं दिया जा रहा है। और बहुत से पत्रकार कोरोना काल में लगभग 28 पत्रकार उत्तर प्रदेश के मारे गए। 53 पूरे देश भर में 53 पत्रकार जो है वो एक विदेशी कंपनी के अनुसार 53 पत्रकार जो है कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है। ये आंकड़े हैं, कुछ आंकड़ों के बाहर भी हैं जो छोटे छोटे पत्रकार हैं जिन्हें आजकल की पत्रकारिता पत्रकार नहीं मानती है। कोई संख्या नहीं है। बिल्कुल अलका जी, बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो गिनती में नहीं है और उनके परिवार के लिए ऐसे कठोर कानून बना दिए गए हैं कि आप ये प्रेस कार्ड लाइए, आप ये आधार कार्ड लाइए, आप परिचय पत्र लाइए, आप मालिक का सर्टिफिकेट लाइए। वो मुआवजा उनको मिल ही नहीं सकता उनको। वो और कहने को घोषणा 10 लाख रुपए की कर दी गई है। मेरा ये कहना है आपके मंच से कि पत्रकारों की जो ये गंभीर समस्या है, इसमें हम सबको एकजुट होके, अगर हम सशक्त हैं, हम मजबूत हैं, किसी सरकार और किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे गिरबान में हाथ डाल दे। लेकिन अगर हम ही कमजोर होंगे, हम ही अपनी गलती करेंगे, हम ही अगर जो है उन चीजों में इन्वॉल्व होंगे, तो हम जो है हमेशा मारे जाएंगे। बिल्कुल प्रभात जी, फूट डालो राज करो वाली नीति पत्रकारिता लाइन में भी खूब चल रही है। विवेक मिश्रा जी, आपने प्रभात त्रिपाठी जी को सुना, उन्होंने कहा कि मीडिया खुद 2 धड़ों में बटी हुई है, इसमें विशेष और निम्न दर्जे के पत्रकार में बटी हुई है। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए अलका जी, प्रभात जी ने बहुत मजबूत बातें कही। उन्होंने जो
उन्होंने जो मुद्दा उठाया कि पत्रकारिता में जो राजनीतिकरण और व्यवसायीकरण हावी है, मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ी वजह है जो पत्रकारिता जिसकी वजह से जमीन पर गिरती चली जा रही है। कई बातें प्रभात जी ने उठाई, उसमें ये बात भी कही कि कोविड, अभी हाल में ही कोविड के दौर से हम लोग गुजरे हैं जी। और ढेरों पत्रकारों की मौत हुई है जी। उन पत्रकारों में सरकार ने एक योजना लाई कि भाई हम उन लोगों की मदद करेंगे, तो मदद किनकी करेंगे? वो कितने लोग उनके पैरामीटर को पूरा कर पा रहे हैं जी। भाई आप देखिए कि एक कार्यालय में कोई भी ऑफिस है, वहाँ पर 10 पत्रकार काम करते हैं जी। कितने पत्रकारों का मैनेजमेंट, आवाज क्लियर नहीं आ रही जी, आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है हमें। कितने पत्रकारों को सरकार वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध करा पाएगी, क्योंकि उनका मैनेजमेंट जो है वो पत्रकारों को उसमें कागज मुहैया नहीं कराएगा, उनको बताएगा ही नहीं कि हमारे यहाँ काम करते हैं, उनको सैलरी का सर्टिफिकेट नहीं देगा, तो कहाँ से वो पैरामीटर में फिट बैठ पाएगा, कैसे उनको सरकार सुविधाएं दे पाएगी? पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि पत्रकारिता में जो एक दौर आ गया है कि व्यवसायीकरण मतलब कमाने का दौर, उसकी वजह से हर डिजिटल मीडिया में एक फर्जी सा पोर्टल बना लिया, 50 ID कार्ड इशू कर दिए, गली गली में माइक लिए लोग घूम रहे हैं, तो ये जो स्तर गिरता चला जा रहा है, इसकी वजह से सही पत्रकार और गलत पत्रकार का पैमाना ही नहीं बन पा रहा है। अब आप देखिए, लेकिन सर कभी कभी ये जो छोटे मीडिया चैनल या छोटे छोटे चैनल जो वेबसाइट बना लेते हैं, सोशल मीडिया के छोटे छोटे चैनल बन जाते हैं, कभी कभी ये जो चैनल है ना, ये बड़े मुद्दे बाहर खींच कर लाते हैं सबके सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसमें डिजिटल मीडिया ही आज सबसे आगे है और उसके माध्यम से हम आप अपनी बात कह पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। डिजिटल मीडिया कतई दोषी नहीं है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया के आड़ में ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रभात जी ने कहा कि जितने भी संगठन हैं, तो ये वाकई सच्चाई ये है कि सरकार के संगठन बनकर रह गए हैं ये सब, ठीक है ना। तो जब तक सरकारी संगठन बनकर के काम करेंगे, चाहे वो कोई समिति हो या कोई संगठन हो, उसका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि पत्रकार ही पत्रकार के लिए दोषी है। अब मैं फतेहपुर का एक मुद्दा आपको बताता हूँ। फतेहपुर में पिछले वर्ष गौशालाओं के मामले को लेकर मैंने लगातार कवरेज किया, बिल्कुल। उसमें एक FIR हमारे खिलाफ गौशालाओं की अनियमितताओं पर, जब मैंने वहाँ के पशु, वहाँ जो जिनको गौ के नाम पर हम गौ माता कहते हैं, उनको पूजते हैं, हिंदू धर्म में आस्था है, ऐसे योगी जी की सबसे बड़ी योजना भी है, ठीक है ना। और उस मुद्दे को जब लगातार हमने कवरेज किया तो उसमें एक FIR प्रशासन ने हमारे खिलाफ कराई, बिल्कुल। आप तो खुद भुक्तभोगी है प्रशासन के खिलाफ, आप लिखते हैं, आपने लिखा है और ये मामला काफी सुर्खियों में भी आया था। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद देखिए प्रशासन का हल्कापन देखिए कि वो कह रहे हैं कि मैं धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा हूँ। अच्छा, एक गौशाला में गाय मरी पड़ी है, 10-10 गाय मरी पड़ी है, उनको आप भोजन तो दे नहीं पा रहे, उनका आप अंतिम संस्कार भी नहीं करा पा रहे हैं। आप खास बात देखिए कि वो मरती हैं, 10-10 दिन तक वहाँ सड़ रही है, कुत्ते उनको नोच रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो कि हम गाय के लिए काम करते हैं, और इसके बाद अगर उस अव्यवस्था को, हम तो आपका साथ दे रहे हैं, हम तो अव्यवस्था बता रहे हैं, तो उसमें हम तो कहाँ से हो गए भाई? और सच दिखाने की कीमत होती है सर, एक सच दिखाने की कीमत होती है, और वर्तमान समय में ऐसा लगता है कि सच की कीमत है मुकदमा, FIR, जेल। अलका जी, उस मामले को हम लोगों ने, ये अच्छा रहा कि उस मामले को हम लोगों ने एक छोटे से जिले से, फतेहपुर से, हमने जल सत्याग्रह करके उठाया और पूरे देश ने उसको देखा। जल सत्याग्रह को लगभग पूरे देश ने देखा और वो मुद्दा हाई लेवल पे भी पहुंचा। लेकिन जब एक जिले के DM को आप सरकार की व्यवस्था मान लेंगे, ये मान लेंगे कि नहीं नौकरशाह सरकार का आदमी है, तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा ना। आपको जहाँ कमियां है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। हम तो केवल आपकी कमियां उजागर कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है कि नहीं, हम तो हर जगह आपके सहयोगी हैं, हम तो दिन भर आपकी कवरेज करते हैं, जगह जगह हमारा छोटे से लेके बड़े तक स्तर तक हमारा पत्रकार पहुंचता है, आपकी कवरेज करता है। तो ये FIR क्यों भाई? हमने कौन सा ऐसा दोष कर दिया है? अच्छा विवेक जी, आप खुद भुक्तभोगी हैं इस मामले में। जब आपने ये खबर चलाई, इस खबर की प्रामाणिकता भी थी, सत्य थी ये खबर, इसके बावजूद आपके ऊपर FIR दर्ज किया गया। जब ये बात सत्यापित हुई तो क्या कुछ कार्रवाई की गई प्रशासन के खिलाफ?
देखिए, प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की, उसमें तो शुरुआत में हमारे ऊपर ही दबाव बनाने की कोशिश किया गया, ठीक है। लेकिन जब जल सत्याग्रह के माध्यम से मुहावरा पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसमें साथ दिया, इवन विदेशों के चैनल में भी इस मुद्दे को उठाया और लगभग मुझे लग रहा है पूरी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया ने साथ दिया, तो ये लोग बिल्कुल उसमें आ गए। फिर डीएम का 2 महीने बाद उन्हें यहाँ से ट्रांसफर भी किया, लेकिन वो मुद्दा वही का वही पड़ा है, उस पर किसी के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। हाँ, ये अलग बात है कि एफआईआर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन हम लोग प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले, हम लोग सरकार तक गए, हम लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन किसी के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई, बशर्ते उस मुद्दे को 0 स्तर पर डाल दिया गया, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये केवल ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार में ही हुआ है। देखिए, सरकारें हमेशा से पत्रकारों को इस्तेमाल करती रही है, कोई सरकार रही हो, ठीक है ना। सपा सरकार में भी 50-60 एफआईआर हुई थी, जिनकी जानकारी मुझको है, मेरे पास रखे हैं उनके डिटेल। बिल्कुल, शाहजहांपुर का मामला काफी चर्चित हुआ था सर। बिल्कुल पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था और 1 साल बाद परिवार की तरफ से ये बयान आया कि आत्महत्या की है। 1 साल तक परिवार लड़ता रहा हक के लिए, लेकिन बाद में उसी परिवार की तरफ से कहा गया कि आत्महत्या कर ली पत्रकार ने। आप एक बात बताइए अलका जी, कि कितने मामलों में सरकार कहती है, डीजीपी के आदेश जारी होते हैं, मुख्यमंत्री आदेश जारी करते हैं कि पत्रकार के खिलाफ कोई मामला आता है तो उसकी जांच कराइए। आप बताइए कि 10 वर्षों के अंदर कितने एफआईआर, कितने प्रार्थना पत्रों की जांच के बाद कार्यवाही हुई? मुझे लगता है एक की भी नहीं। जैसे ही प्रार्थना पत्र मिलता है तो वो तो पहले से ही इंतजार किए बैठा है कि आओ हम लिखें, ठीक है, क्योंकि जो कमियां उजागर करते हैं वो प्रशासन की निगाह में चढ़े रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही उनके खिलाफ कोई फर्जी प्रार्थना पत्र आता है तो 5 मिनट में उसमें एफआईआर कायम हो जाती है। जांच आप तो सब ठंडे बस्ते, उसको कौन छूता है, कौन जांच करने जाता है, आप बताइए, है। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता में जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको आप वर्किंग जर्नलिस्ट कह सकते हैं, उनके सामने बड़ी दुश्वारियां हैं। जो चैनल हैं, अखबार हैं, जितने जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो भी संस्थान है आपको, कितना पैसा आपको देते हैं? ना के बराबर पैसा देते हैं। उसी के बीच में आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, उसी के बीच में आपको इनसे लड़ना है। अब देखिए, एक बड़ा प्रकरण राष्ट्रीय मीडिया में रहा विनोद दुआ जी का। तो विनोद दुआ जी जैसे मामले हो में भले मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया निर्णय सुनाया, फटकार लगाई, लेकिन एक बात बताइए, आपकी कितने ऐसे पत्रकार हैं जो विनोद दुआ जैसे लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर जाकर या सुप्रीम कोर्ट का खर्चा वहन करके उठा सकते हैं? आप बताइए कितने लोग हैं? बिल्कुल, विनोद दुआ जी जाना माना चेहरा भी हैं, उनके बारे में हर चैनल, छोटे बड़े चैनल या कुछ लोग तो आवाज उठाएंगे, लेकिन उस पत्रकार की आवाज कौन उठाएगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे कोई नहीं चाहता, जो सिर्फ हिडन तौर पे खबरें लाता है, अपने चैनल को देता है, बाकी सारी चीजों की रिसर्च करता है, कमियां उजागर करता है, उस पत्रकार के लिए कौन खड़ा होगा? ये एक बड़ा मुद्दा है। बबलू चक्रवर्ती जी, विवेक जी ने कहा कि एक छोटे पत्रकार की आवाज कौन उठाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अलका जी, जिस तरीके से विवेक ये खुद पीड़ित रहे और इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था और वो पूरा काफी मतलब उसमें हाईलाइट हुआ था, लेकिन हमारे ही संगठन के लोग, हमारे ही राज्य मुख्यालय की मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति एक बनी हुई है, किसी ने कोई साथ नहीं दिया विवेक जी का। सवाल इस बात का है कि अगर एक पत्रकार पूरे देश के अंदर उसके ऊपर कोई उत्पीड़न हो जाता है तो ये कैंडल जलाना और धरना प्रदर्शन करने के बाद जिस तरह सरकार मैनेज करती है, सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो बना हुआ है वो सिर्फ पत्रकारों को मैनेज करने के लिए बना हुआ है। एक 2 IAS बैठे हुए हैं जो पत्रकार और उनके पास जाते हैं कुछ पत्रकार और जाके उसको मैनेज कर देते हैं। अरे वो सब ठीक हो गया है, सरकार के खिलाफ ये आवाज उठा रहे थे और ये तथाकथित पत्रकार हैं और वो मामला सब रफा दफा हो जाता है। मेरा ये कहना है कि पत्रकार के ऊपर जब तक हमले होते रहेंगे, जब तक पत्रकार पिटता रहेगा, जब तक हमारे ही साथी अपने गिरेबान में नहीं देखेंगे, अरे आज उनके संग हो रहा है, कल को आपके संग भी हो सकता है। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि एकजुट होके खड़ा होना पड़ेगा और हमारा जो दिल्ली में प्रेस काउंसिल बनी हुई है, प्रेस काउंसिल को बराबर हम बहुत से समाचार पत्र पैसे देते हैं और वहाँ रिटायर्ड जज लोग या रिटायर्ड लोग वहाँ प्रेस काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑटोमेटिक अगर किसी भी जिले और तहसील और मुख्यालय के पत्रकार के संग उत्पीड़न होता है तो 100 मोटिव लेके, जैसे कोर्ट कभी कभी 100 मोटिव लेके काम करती है, वैसे प्रेस काउंसिल को 100 मोटिव लेके
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के अधिकार मिलने चाहिए और पत्रकार सुरक्षा गारंटी कानून मिलना चाहिए। नंबर तीसरी बात, जितने भी संगठन हैं इनकी हम तो कहते हैं जांच होनी चाहिए संगठनों की। ये संगठन बना के पत्रकारों के नाम पे बैठे हुए हैं, सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं। इन संगठनों के खिलाफ जांच हो और इनके इनकम टैक्स और सारे दस्तावेज जांचे जाएं, क्योंकि ये पत्रकारों की रक्षा के लिए संगठन नहीं है इनका अपने व्यक्तिगत जेब भरने के लिए संगठन बना रखा है। और तभी सरकार इतनी वो हो गई है, मतलब जैसे कहते हैं कि बेशर्म टाइप की हो गई है कि उसे मालूम है कि हम 2-4 संगठन के बड़े लोगों को बुलाएंगे और मामला रफा दफा कर देंगे और जो पत्रकार जिले में मारा गया है उसके परिवार ऐसे ही बैठा रहेगा। आज प्रतापगढ़ में जो पत्रकार मारा गया है उसके परिवार को अभी तक न मुआवजा दिया गया है, न एक कोई ट्वीट किया गया, न मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की, क्योंकि प्रतापगढ़ के वहाँ शराब माफिया वहाँ जो बैठे हुए हैं प्रतापगढ़ में, जिनके नेक्सस बड़े बड़े विधायकों से, बड़े बड़े लोगों से, शराब माफियाओं से, उन शराब माफियाओं के कहने पे आज तक उस पत्रकार की कोई वहाँ पे उसके परिवार को ना कोई मुआवजा मिला, ना उस पत्रकार के परिवार को कोई देखने गया। कुछ मंत्री गए वहाँ, मोती सिंह गए, कुछ लोग गए और आंसू बहा के चले आए, कोई उनके लिए कोई काम नहीं। बिल्कुल प्रभात जी, जब अपने ही जब सवाल नहीं उठाएंगे अपनों के लिए, तो दूसरों को क्या फर्क पड़ता है कि कौन मर रहा है, क्यों मर रहा है, कैसे मर रहा है, और खासकर तब जब अगला आपकी कमियां उजागर कर रहा है। खुद जिस संस्थान का पत्रकार मारा गया, या यूं कहे कि एक्सीडेंट के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई, उस खुद की संस्था ने आवाज नहीं उठाया। मीडिया भी 2 धड़ों में बटा हुआ है। कोई देखिए अलका जी लोक मंच ने आज पत्रकारों की समस्या को उठाया। लोक मंच ने कार्यक्रम ने इस समाज को दिखाने का प्रयास किया कि हमारे बीच में पत्रकार कितने उत्पीड़ित है, कितने आक्रोशित है, कितने परेशान है। समाज को ये जानने का अधिकार है, क्योंकि हम हम समाज में वो चीजें रखते हैं, वो चीजें परोसते हैं जो सरकार अगर गलत काम कर रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है विभाग में या हो रहा है, तो हम लोग अपनी कलम से जनता को बताने का करते हैं। आज प्रभात जी समय की कमी है, हर किसी से थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। बबलू चक्रवर्ती जी, प्रभात जी को आपने सुना, आपने कि किस तरीके से मीडिया 2 धड़ों में बटी हुई है। लोग जो बड़े पत्रकार हैं वो छोटे पत्रकारों के मुद्दों को खत्म कर देते हैं। सेटलमेंट का मामला कहा जा रहा है पत्रकारिता लाइन में। आपका क्या कहना है, इस समस्या से कैसे बाहर निकलेंगे पत्रकारिता जगत के? सर कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा। बोलिए बबलू चक्रवर्ती जी। मैडम बहुत डिस्टर्ब आ रही है आवाज, सर आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल, लेकिन आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है मैम। सर आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए, हम आपको सुन पा रहे हैं सर। मैम सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम लोग एक मुद्दे पर एक विषय पर नहीं लड़ेंगे, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि हमें सरकार से इस मुद्दे पर लिखना है कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, तो इस चौथे स्तंभ के साथ भेदभाव, सौतेलापन क्या, 3 स्तंभों को सारी सुविधा सुरक्षा दी जा रही है, हमारे चौथे स्तंभ में सुविधा सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? बिल्कुल बबलू जी, सवाल बड़ा है कि मीडिया के लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? विवेक मिश्रा जी, आप पीड़ित भी रहे हैं इस मामले में, सच्ची खबर दिखाने का आपको इनाम भी मिला है, केस के बाद कई FIR दर्ज किए गए। आपका क्या कहना है कि किस तरीके से पत्रकारों के मुद्दे उठेंगे, लोग पत्रकारों की आवाज उठाएंगे, किस तरीके से पत्रकारिता जगत के लोग संगठित होंगे? विवेक मिश्रा जी। जी अलका जी, किस तरीके से मीडिया जगत के लोग संगठित होंगे, पत्रकारों की सुरक्षा की मांग को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए अलका जी, इसमें मैं यही कहूँगा, कम शब्दों में बात रखिएगा। जब तक जैसे वकीलों का एक संगठन है बार काउंसिल, ठीक है, जब तक हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया
बार काउंसिल के पैटर्न में काम नहीं करेगी, तब तक मुझे लग रहा है ये संभव नहीं हो पाएगा। बार समय की काउंसिल कमी की वजह से इस डिबेट को यही रोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकारों की आवाज बनने के लिए, सच का साथ देने के लिए। वाकई पत्रकारिता जगत किसी युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि हमें अपनों से लड़ना पड़ता है। हमें ये नहीं पता होता कि हमारा दुश्मन कौन है। सच का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी जेल जाकर, कभी देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाता है आपके ऊपर, और कभी गोली भी खानी पड़ती है। लेकिन सच की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि देश है तो लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी का। पत्रकारों की आवाज सरकार कब सुनेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।